हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से कर होंगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का जो सेट नंबर 1 है 2025 का, जिसका कोड है 824 CZ, उसको मैं आगे सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इसके पीछे मैं इसका 4 लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने काफी प्रश्नों को हल कर लिया है। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। यदि अभी तक आपने उन चारों लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो क्रम से है, सभी को देखिए और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूंगा अभी, यदि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है विज्ञान के पेपर में, तो आपको अभी से, यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप स्कोर कर सकते हैं। किस प्रकार? आप 2025 के जितने भी सेट हैं, कितने सेट हैं वो टोटल 7 सेट है। ठीक है, ये सेट नंबर फर्स्ट है। जिस तरह इसी तरह 7 सेट है। यदि इन सातों सेट को आप अच्छे से कवर कर लिए, सभी प्रश्न को बार बार निकाल लिए, तो आपका यहाँ से 95 प्लस का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो में सभी प्रश्न समझ में आए कि नहीं है। मैं सभी प्रश्न को एकदम लिख कर समझाऊंगा, हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? इस वीडियो हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? उपभाग 2 को। इसके पीछे मैंने आपको टोटल फिजिक्स का प्रश्न कराया था। इस वीडियो में हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे, जो आपके केमिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो उपभाग 2 को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी हर साल एग्जाम में आएंगे इस तरह का सवाल। बोल देगा कि जगह लिए संरचना सूत्र लिखिए। क्या लिखना है बाबू? संरचना सूत्र लिखना है। पहला आपका एथेनोइक अम्ल क्या है? एथेनोइक अम्ल का लिखना है आपको, संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एकदम आराम से समझिएगा, हर एक प्रश्न को एकदम अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला आपका है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको एथेनोइक अम्ल कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका क्या है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो जो आपका एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है बाबू, उसका सूत्र होता है CH3COOH। ये क्या होता है? ये आपका एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एथेनोइक अम्ल क्या है, सूत्र है। अब आपको इसी का संरचना सूत्र बनाना है। कैसे बनाना, ध्यान समझिएगा। ये कार्बन है तो एक कार्बन लिखिए। ठीक है, दूसरा कार्बन इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, इसके साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ा है? 3 हाइड्रोजन जोड़ा है। 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन गया। अब इस कार्बन साथ क्या लगा है? 2 गो ओ लगा है। ठीक है, तो एक को यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड से, और एक को इस तरह लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका संरचना सूत्र हो जाएगा एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, आशा करते हैं कि प्लस समझ में आ गया होगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, इसका संरचना सूत्र बताना था, तो ये आपके संरचना सूत्र हो गया। आशा करते हैं क्लियर हो गया। अब हम दूसरा बढ़ेंगे। दूसरा क्या है आपका? दूसरा बोला है 1 क्लोरोप्रोपेन। बहुत आसान है। 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाना, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको प्रोपेन का संरचना बनाना है। प्रोपेन का सूत्र मतलब क्या होता है? प्रो मतलब को कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, मेथ एथ प्रो। ठीक है, तो 3 कार्बन बनाइए। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन आपका बन गया। अब क्या कीजिए? अब इससे आप हाइड्रोजन जोड़िए। ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या दीजिए? Cl जोड़िए, क्लोरो जोड़िए, क्योंकि 1 क्लोरो कहा है तो 1 क्लोरो जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन का संरचना हो जाएगा। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, मेथ एथ प्रो। ठीक है, और सब में सबका बॉन्ड क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन कह रहा है 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट कार्बन, चाहे इस कार्बन पर क्लोरो जोड़िए, क्लोरीन जोड़िए, चाहे इस कार्बन पर आप क्लोरीन जोड़िए, तो आपको वही कहलाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन आपका बन जाएगा। ठीक है, दो आपको संरचना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे संरचना पर। तीसरा संरचना कह रहा है, तीसरा कह रहा है ब्यूटेनॉन 2। क्या कह रहा है बाबू? ब्यूटेनॉन 2। तीसरा कह रहा है ब्यूटेनॉन 2। तो ब्यूटेनॉन 2 का संरचना कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। ब्यूट बोला है, क्या बोला प्रश्न में आपको? ब्यूट बोला है। ठीक है, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो कितने कार्बन आना आपको? 4 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, ब्यूटेनॉन। ठीक है, मतलब आपको जो कीटोन समूह जोड़ना है वो कितने कार्बन में जोड़ना है? आपको कितने कार्बन जोड़ना है? दूसरे वाला कार्बन को आपको जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ दूसरे वाला कार्बन क्या कर दीजिए आप? कीटोन समूह जोड़ दीजिए। इसका मतलब इसके साथ बस ओ लगा दीजिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं कीटोन समूह। ठीक है, आप सब कर दीजिए, आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटे
नॉन टू का आपका क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन टू का संरचना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कीटोन समूह है वो कितने कार्बन पहुंचे, दूसरे कार्बन पे, एक दो दूसरे कार्बन पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ब्यूटेनॉन टू का संरचना हो गया। अब चौथा है नियोपेंटेन। किसका है बाबू, नियोपेंटेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। इसको आपको रट लेना है, नियोपेंटेन का संरचना कैसे बनता है। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, मेथ एथ प्रो पेंट, ठीक है। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। अब पांचों कार्बन को कैसे लिखना है वो ध्यान से देखिएगा। 3 कार्बन को आप इस तरह लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 कार्बन को इसके एक ऊपर लगा दीजिए बीच वाले कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए, ठीक है। और एक इसके नीचे कार्बन यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया नियोपेंटेन। अब सब हाइड्रोजन का आप जोड़ दीजिए, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इसको आपको 4 संयोजकता पूरा करना है, तो मैंने 3 हाइड्रोजन ऐड किया कर दी, इसका संयोजकता पूरा कर दिया। ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नियोपेंटेन। ये आपका हो गया नियोपेंटेन का संरचना। आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट नियोपेंटेन का संरचना है। क्यों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और बच्चों को समझ नहीं आता है कि नियोपेंटेन कैसे बनाना है, ठीक है। तो 3 कार्बन को आपको श्रृंखला में लेना है, फिर बीच वाले कार्बन से ऊपर कार्बन जोड़ देना है और एक नीचे कार्बन जोड़ देना है, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन लगा देना है। यह क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा। आशा करते हैं कि चारों आपको समझ में आ गए होगा इसके संरचना बनाना का। पहला था आपका क्या था बाबू, पहला था एथिनोइक अम्ल, ठीक है। दूसरा था 1 प्रोपेन, तीसरा था ब्यूटेनॉन 2 और चौथा था आपका नियोपेंटेन। ये आपके चारों मैंने बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक है। ये संरचना सूत्र हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो क्या, 24 तो हो गया, ठीक है। 25 नंबर हो गया, सॉरी, अब 26 नंबर प्रश्न कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न का ध्यान सुनिएगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, 2024 में पूछा था। मिश्र धातु किसे कहते हैं। कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम लिखिए, संगठन व उपयोग लिखिए। एकदम आसान तरीका से मैंने लिखा है। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसका उत्तर किस तरह लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं कि इसका उत्तर हमको कैसे लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और हम आपको इसका उत्तर दिखाते हैं, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, आपको एग्जाम में कैसे लिखना ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हेड लगाना मिश्र धातु, क्या हेड लगाना बाबू, आपको मिश्र धातु हेड लगाना है और लिखना है, इसमें परिभाषा इसका लिखना है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको सब दिखाई देना क्लियर, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे लिखना है मिश्र धातु की परिभाषा। मिश्र धातु किसे कहते हैं, लिखना है कि मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक, जो मिश्र धातु बाबू ये 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक धातु या एक और अधातु का समांगी ठोस विलयन होता है। क्या होता है वो, यहाँ पे एकदम मैंने अच्छे से लिखा है, आपको एग्जाम में लिखना है कि जो मिश्र धातु होती है ये 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक और धातु का समांगी ठोस विलयन होता है, जिनका निर्माण धातुओं के गुणों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, ताकि धातुओं का जो गुण हो बेहतर हो सके, ठीक है। तांबे की 2 प्रमुख मिश्र धातु हैं, ठीक है। अब कौन कौन है ध्यान से, पहला है पीतल, ठीक है। आपसे 2 पूछा है ना कि 2 प्रमुख मिश्र धातु नाम बताइए, तो पहला आपका पीतल है। पीतल किससे किससे बना होता है, तांबा और जस्ता से। जो पीतल होता है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, ठीक है। दूसरा आपका कांसा, कांसा किससे बनाता है, तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, कांसा बनता है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, इस तरह आपका हो गया मिश्र धातु किसे कहते हैं, उसका परिभाषा यहाँ पे हो गया कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक और धातु का समांगी ठोस विलयन होता है, जिनका निर्माण धातुओं के गुणों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये 2 मिश्र धातुओं के नाम हो गए पीतल और कांसा। अब हम इसके चलते उपयोग पर, उपयोग पूछा है तो आपको उपयोग कैसे लिखना ध्यान से आप लोग समझिए कि उपयोग इसका कैसे लिखना है। आपको लगाना है उपयोग, क्या लगाना बाबू, आपको लगाना उपयोग। उपयोग को लिखना है कि सजावटी वस्तुएं, जो सजावटी वस्तुएं होती हैं या संगीत वाद्य यंत्र, नल फिटिंग और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी वस्तु में किया जाता है, संगीत वाद्य यंत्र, नल फिटिंग और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा उपयोग लिखना है कि मूर्तियों, सिक्कों, औजारों और पदक के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये आपका 2 उपयोग हो रहा है, चाहे तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न इसका है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित, सॉरी दूसरा है
कापर सल्फाइड, जो कापर सल्फाइड है इसे क्या लिखना है, कापर सल्फाइड से कापर धातु किस प्रकार प्राप्त की जाती है तथा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। जो कापर सल्फाइड होता है इससे कापर धातु किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसको बताना है, फिर इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर कितना शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको टेंशन लेना, मैं सभी का उत्तर लिख के लेकर आया हूँ ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़े। ठीक है, देखिए कैसे उत्तर लिखना है पहला कैसे लिखना है कि कापर सल्फेट, क्या लिखना है, कापर सल्फेट, कापर सल्फेट से धात्विक तांबा भर्जन और अपचयन की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। जो कापर सल्फाइड है उससे तांबा मतलब कापर भर्जन और अपचयन की प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, तो कैसे लिखना ध्यान समझिएगा। रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है, पहला आपको Cu2S मतलब कापर सल्फाइड, क्या है, कापर सल्फाइड है आपका, इससे आप क्रिया करा रहे हैं O2 से, ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कापर ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कापर ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये दो दो चरणों में होता है रिएक्शन। ठीक है, पहला चरण हो गया। दूसरा चरण आपका ये है, अब यहाँ से जो कापर ऑक्साइड है इसका इसका क्रिया किससे कराएंगे, फिर कापर हम सल्फाइड से कराएंगे, किससे कराएंगे, कापर सल्फाइड से कराएंगे। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, कापर बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। आपको कापर ही चाहिए था तो यहाँ से आपको कापर क्या होगा, मिल गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे शायद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब आप लोग अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है इसमें 27 नंबर प्रश्न कर रहा है। 27 नंबर को अथवा कर दिया है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, लेकिन मैं किसी एक को ही कराऊंगा और मैं उसको कराऊंगा जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो 27 नंबर प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न दिया गया। पहला उदासीनीकरण क्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीएच मूल्य, जो तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। यदि आप इन तीनों कर लेंगे तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, 2024 में पूछे गए थे, 2023 में भी पूछे गए थे। उदासीनीकरण क्रिया क्या होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या पीएच मान लिखिए। ठीक है, इन दोनों प्रश्न आपके एकदम इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, मैंने एकदम इसको लिख के लिखा है, आपको बस एग्जाम में इतना ही लिखना है, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको हेड लगाना है उदासीनीकरण क्रिया, अपने एग्जाम में ब्लैक पेन से हेड लगाना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें लिखना है कि जब अम्ल क्या था वो, जब अम्ल व क्षार की क्रिया, क्या था वो, जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं तो लवण व जल बनता है। ठीक है, लवण और जल बनता है, इस सब क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। कितना आसान भाषा लिखा गया है कि जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, वो लवण तथा जल बनते हैं। इस सब क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब वो क्या लिखना है, इसका उदाहरण लिखना है, एग्जाम उदाहरण लिख देंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेना है, HCl, HCl क्या आपका अम्ल है, NaOH क्या आपका क्षार है। तो जब दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण, लवण मतलब NaCl मतलब नमक बनेगा, NaCl लवण हो गया, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ये अब क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि उदासीनीकरण क्रिया एकदम समझ में आ गया होगा। यदि आप 2 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, अगला इसमें बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखना ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको हेड लगाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेडिंग का लगाना है बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लैक पेन से हेड लगाना है। इसमें लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट को कार्बनिक ईंधन की अनुपस्थिति में 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये आपके एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीओपी, जो आपके घरों पर लगते हैं। ठीक है, तो पीओपी को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि लिखिए। तो आपको यही लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट को कार्बनिक ईंधन की अनुपस्थिति में 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अब देखिए अब इसका रिएक्शन देना है। CaSO4 जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, इसको क्या बोलते हैं, ये जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा, जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री से जब गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O प्लस 3H2O, मतलब 3 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि हो जाएगा।
ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। इसका पहला उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। जब आपका हड्डी टूटता है तो जो डॉक्टर होता है उस पर क्या चलता है, प्लास्टर चलाता है, तो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, दूसरा है मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में की जाती है। ठीक है, और जिप्सम जिप्सम बनाने में किया जाता है, चाक बनाने में किया जाता है, मतलब जो जिससे आप पढ़ते हैं वो भी बनाने में किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। ठीक है, तो इस तरह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको जानकारी दे दिया है। आपको एग्जाम इतना ही लिखना है, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला इसमें अगला जो बचा है इसमें क्या बचा है बाबू, अगला बचा है पीएच मूल्य, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है पीएच मूल्य। ठीक है, तो पीएच मूल्य पर आपको कैसे लिखना है, कितना शब्द लिखना है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि पीएच मूल्य पर आपको कितना लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं साइड करता हूँ और पीएच मूल्य के बारे में आपको बताता हूँ कि संक्षिप्त टिप्पणी इस पर कैसे लिखना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। आपको हेड लगाना है पीएच मूल्य, हेडिंग का लगाना है पीएच मूल्य, आपको हेड लगाना है। ठीक है, इसमें लिखना है कि पीएच, जो पीएच होता है ये हाइड्रोजन विभव, क्या था बाबू, हाइड्रोजन विभव का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, और यह किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। इसका पीएच का क्या होगा, परिभाषा हो गया। यदि इस तरह प्रश्न आ जाए कि पीएच मूल्य का परिभाषा लिखिए तो आपको ये लिखना है कि पीएच हाइड्रोजन विभव का संक्षिप्त रूप है और यह किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, यह आपका पीएच मूल्य हो गया। फिर आपको कुछ और लिखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, यदि आप यहाँ से लेंगे यहाँ से आपका 1 नंबर का भी सवाल तैयार हो सकता है। ठीक है, जो पीएच पैमाना होता है, जो आपका पीएच पैमाना होता है उस पर 0 से लेके 14 तक अंक लिखा होता है। ठीक है, पीएच पैमाना पर कह रहा है कि अम्लीय, अब ध्यान समझिएगा, पीएच पैमाना अम्लीय, उदासीन, क्षारीय बताता है, तो 0 से 7 तक का। और यदि पीएच पैमाना को यदि आप पीएच पैमाना को किसी बिलियन में डालते हैं तो यदि उसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में आएगा तो बिलियन अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में आता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। यदि किसी का पीएच मान 7 होता है, मतलब 7 के बराबर होता है, तो उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। एक नंबर पूछा जाता है प्रश्न कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है 7 होता है, और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तीसरा आपका क्षारीय, यदि पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो पीएच मान तो उसका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इतनी चीज रखना है कि यदि पीएच मान 0 से 7 होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 होगा, एकदम केवल करेक्ट 7 होगा तो उदासीन होगा। यदि क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से 14 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने पीएच मूल्य के बारे में सभी जानकारी दे दिया है। पीएच का परिभाषा ऊपर लिखा गया बाबू, ये ऊपर है, और ये पीएच पैमाने के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, याद कर लिए। यहाँ से आपका 1 नंबर और 2-4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वोकैबुलरी प्रश्न पूछे जाते हैं और लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने उपभाग 2 टोटल कंप्लीट कर दिया। उपभाग 2 टोटल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग उपभाग 3 कंप्लीट कर लेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, सेट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।